गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 नॉन कोडेड्स यूनिट 1 जिसमें कोरल रीफ। तो ऑलरेडी हम लोग पेपर 2 भी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन पेपर 1 का यूनिट 1 का और एक दो टॉपिक है जिसको कवर करना है। तो पहले पेपर 1 हम लोग कंप्लीट कर देंगे, बीच बीच में पेपर 2 भी कंप्लीट करेंगे। तो आपका स्ट्रैटेजी है, आप दो नोट्स बुक लीजिए, एक में पेपर 1 और एक में पेपर 2। तो जिस दिन मैं जो क्लास कर रही हूँ, अगर पेपर 1 हुआ तो पेपर 1 में, या तो फिर पेपर 2 हुआ तो पेपर 2 में आप लोग नोट करके जाइए। मैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में क्लास कर रही हूँ। यूनिट 1 का सबसे पहले जो सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो जो आपका टॉपिक है उसको मैं कवर कर रही हूँ, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोरल हम लोग प्रीवियस क्लास में कोरल देखे थे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरल रीफ। तो आज हम कोरल रीफ के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। और जो प्रीवियस क्लास है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का लिंक दे दूंगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास भी देखिए। और लेटेस्ट वीडियो अपडेट जानने के लिए, या तो फिर आपको अगर इसका पीडीएफ जानना है, पीडीएफ आना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और इसके अलावा आप मेरे एक बार डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है उसमें सारा लिंक है। जो भी क्लासेस, जो भी नोट्स चाहिए, या तो फिर मेरा जो अदर यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल है, या तो फिर मेरा फेसबुक पेज है, और सब कुछ का लिंक मैं वहाँ पर दी हूँ। आप जाके एक बार देख के फॉलो कर सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोरल रीफ कैसे बनता है, ऑलरेडी मैं कोरल जो टॉपिक है उसमें मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ, जो कोरल रीफ कैसे बनता है। तो कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर स्ट्रक्चर फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय कोरल। तो कोरल का बहुत दिन लेके जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीशन होता है, और वो बहुत दिन से एक जगह पे अपने मतलब क्या होता है, जमा हो के वहाँ से कोरल रीफ बनता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ इसके बारे में। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कोरल रीफ आर फाउंड इन इंडो पैसिफिक रीजन, अकाउंट फॉर 91.9% यहाँ पर मिलता है कोरल रीफ। सर्दर्न एशिया में देखें तो 32.3%, और पैसिफिक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो अगर देखें तो 40.8%, अटलांटिक एंड कैरिबियन में अगर देखें तो 7.6% कोरल रीफ मिलता है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर हर सी में आप इस तरह से कोरल रीफ पाएंगे, जरूर पाएंगे आप। ठीक है, फैक्टर्स फॉर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ। तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसके लिए एक कोरल रीफ डेवलप होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। सी वाटर का अगर टेम्परेचर, वो डिपेंड करता है ये कौन सा अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होगा जिसमें कोरल रीफ डेवलप करेगा। जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कोरल रीफ इज 26 to 27 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 79 to 81। और अगर देखें फ्यू रीफ्स एग्जिस्ट इन वाटर बिलो 18% में भी कुछ इस तरह से कोरल रीफ है जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनका अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर अगर देखें, ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें, तो 26 to 27% जो डिग्री टेम्परेचर इनका मतलब एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है कोरल रीफ ग्रोथ करने के लिए। पर्शियन गल्फ अगर देखें तो 13 डिग्री सेल्सियस और 55 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर विंटर में, ठीक है, विंटर में। और अगर समर में देखें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इनका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है जिसमें कोरल रीफ डेवलप करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखें सैलिनिटी, तो द कोरल रीफ आर फाउंड इन द वाटर विथ सैलिनिटी इन द रेंज ऑफ 3.3 to 3.6%। अगर सैलिनिटी हुआ तो वहाँ वो एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट होगा, तो वहाँ पर भी कोरल रीफ डेवलप कर सकता है। अगर 3 नंबर का आपका अगर देखें फैक्टर्स, तो प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक जो जानथेलन, जिसको हम लोग आल्गी भी बोलते हैं, आल्गी इसका एग्जाम्पल है आल्गी। तो बेसिकली आपको प्रीवियस कल में मैं बोली थी कि कोरल को
डेवलप करने के लिए वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है algae के साथ। अच्छा, सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? दो अलग अलग जैसा ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहेंगे और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। जैसे कि कोरल सपोज आल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहा, तो कोरल क्या हुआ, आल्गी आल्गी का क्या है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है, वो फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, अपने लिए खाना बनाती है। तो वही खाना को कोरल लीफ भी मतलब कंज्यूम करती है, ठीक है। इसी तरह से वो आल्गी से बेनिफिट पाया। लेकिन इससे अगर देखें तो बदले में वो आल्गी को क्या हुआ, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब कुछ प्रोवाइड दिया। उसके अलावा वो आल्गी को प्रोटेक्शन भी दिया, क्योंकि कोरल लीफ एक कैल्शियम कार्बोनेट जैसा हार्ड कवरिंग से बना होता है ना, तो आल्गी को बेसिकली वो प्रोटेक्शन भी देता है। तो इस तरह से दोनों के अंदर एक बेनिफिशियली रिलेशनशिप है, इसीलिए उनको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलता है। तो ये भी एक फैक्टर है कोरल को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर कोरल इसीलिए डेवलप होता है क्योंकि आल्गी लिव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ देम। Algae increase the metabolic efficiency of coral polyps and enhance the deposition of coral skeleton. मेटाबोलाइट को एनहांस करता है, कोरल का जो स्केलेटन है उसको भी वो डिपोजिट करने में इसीलिए हेल्प करता है। द algae absorb नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट बाय द कोरल एंड यूज दीज वेस्ट टुगेदर with sunlight and carbon dioxide to prepare food by the presence of photosynthesis. तो algae क्या क्या, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड तो भी वो लेता है ना कोरल लीफ से, तो ये सभी को मिला के वो अपने लिए खाना प्रिपेयर करता है, ठीक है, फूड प्रिपरेशन करता है। तो ये एक फैक्टर हो गया। जो फोर्थ नंबर का फैक्टर है वो है लाइट पेनिट्रेशन लेवल। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, एक सी का लेवल है, पानी लेवल के ऊपर आया तो कितना पानी से कितना नीचे तक वो जो लाइट जा सकता है। आप लोग जब बच्चे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग पानी एक जगह पर लेते हैं तो ऊपर से टॉर्च देते हैं, मारते हैं, तो देखते हैं कि कितना नीचे तक जाएगा। ये ज़्यादातर अगर आप देखें तो एक्टिविटीज़ में किया जाता है, जो कि आपका अगर एक ग्लास बाउल लिया हो, ग्लास बाउल में आप पानी लेते हैं, ऊपर से टॉर्च लाइट देते हैं, तो देखते हैं जो लाइट है वो लाइट पानी से कितना नीचे तक जाता है। तो जितना नीचे जाएगा वो ही उसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी है। तो द कोरल ग्रो इन द शैलो वाटर अप टू द लाइट पेनिट्रेशन लेवल, क्योंकि आपको पता है ये ज़्यादातर आल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है, और अगर आल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रखेगा तो आल्गी को फोटोसिंथेसिस से खाना बनाना होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कोरल अगर ग्रो करेगा तो वहीं पर ग्रो करेगा जहाँ पर लाइट आता है। तो लाइट पेनिट्रेशन लेवल जहाँ तक है पानी में, तब वहाँ तक कोरल का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ज़्यादा अगर डार्क जगह हो तो डार्क जगह पर कोरल का डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। सी सरफेस टू द डेप्थ ऑफ 30 मीटर बट दे कैन समटाइम सर्वाइव अप टू 90 मीटर तक और मोर तक वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा भी लाइट आता है, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों का लाइट पेनिट्रेशन लेवल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोरल डेवलपमेंट के लिए। अगर देखें कुछ फोना है जो फोना एसोसिएट करके रहता है कोरल लीफ के साथ, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन में रहते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं खाने के लिए, जू प्लैंक्टन होते हैं, मेनली क्रूस्टासियन हो या फिर एमिनिफेरंस हो या फिर पॉलीसिटेस हो, ये सारा उनके साथ एसोसिएट करके रहता है, ठीक है। बेंथोस में देखें तो लार्ज इन्वर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड ए नंबर ऑफ सेसाइल जोटा कि निडारिया, ठीक है। मोटाइल स्पेसीज जैसे कि क्राब, श्रीम, वर्म, सी ऑर्चिन, सी स्टार, ब्रिटल स्टार, ये सभी हैं। उसके बाद ब्राइटली कलर फिश जैसे कि पैरट फिश हो, रैबिट फिश हो, बटरफ्लाई फिश हो, ये सारा क्या होता है, ज़्यादातर कोरल लीफ के साथ एसोसिएट करके रहते हैं वो लोग। ये जितने भी फोना आपने देखा ये सारा फोना उसके साथ एसोसिएट करके रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है कोरल, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है कोरल। मेरा हैंड राइटिंग में बार बार बोलती हूँ बहुत ख़राब है, ठीक है। आप लोग हंसना नहीं मेरा हैंड राइटिंग देख के, ठीक है, बहुत ख़राब है। और हमेशा मेरा एक ही डायलॉग होता है, जब बचपन में नहीं सुधरा हैंड राइटिंग तो अभी क्या सुधरेगा, नहीं की
तो इसी के साथ ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। Form after the last glacial period when melting ice caused the sea level to rise. Most are less than 10,000 years old. Coral reefs are found in the deep sea away from continental shelves अराउंड ओशियनिक आइसलैंड। तो बेसिकली जो बोलते हैं कि कोरल रीफ किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, तो ग्लासियल पीरियड जो था जहाँ पर कि वाटर लेवल आइस का मेल्टिंग होना शुरू हुआ। अगर आइस का मेल्टिंग होना शुरू हुआ इसका मतलब सी लेवल ऑब्वियसली राइज होगा, ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर से कोरल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, कोरल रीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मेशन उसका। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ अगर आप देखें तो किस तरह से कौन कौन सा टाइप्स है देखिए, तो कोरल रीफ्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। एक है फ्रिंजिंग कोरल, एक है बैरियर कोरल और एक है एटल्स। ठीक है, फ्रिंजिंग कोरल, बैरियर कोरल और एटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पर बोल दूंगी। तो देखिए अगर स्ट्रक्चर को इसका देखें तो किस तरह से देखिए, तो सबसे पहले ये एक रहा। ठीक है, तो यहाँ पर से ठीक है इस रहा। अगर इसको देखें तो यहाँ पर सी लेवल जो वाटर लेवल होता है यहाँ पर ये इसका सी लेवल वाटर लेवल है। ठीक है, यहाँ पर सी लेवल वाटर लेवल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो अगर देखें तो ये जो पॉइंट में आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका आइसलैंड है, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट जहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क करी हूँ, ठीक है, ये जगह इसको हम लोग लागून बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रिंजिंग रीफ को मैं के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, और ये इसको लागून बोलते, ये तो पूरा सी वाटर है, ये तो पूरा सी वाटर है, सी वाटर है। तो ये जगह जो है इसको लागून बोला जाता है। ठीक है, इसको लागून बोला जाता है। और बेसिकली ये जो जगह आप देख रहे हैं ये ही आपका रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ है, यही आपका फ्रिंजिंग रीफ है। ठीक है, तो इस तरह से उसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर पहले ले लीजिए अपने जो नोट्स बुक में, आप लोग स्ट्रक्चर को पहले काट लीजिए, फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सी लेवल होता है, सॉरी जो फ्रिंजिंग रीफ होता है, यंगेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रीफ फॉर्म अराउंड an existing volcanic island so that they are known as bordering reef or shore reef. This type of reef is directly attached to the shore or broader border in which with a intervening shallow channel called lagoon. तो लागून के बारे में मैं आपको बोली, इट कंसिस्ट ऑफ रीफ फ्लैट, रीफ स्लोप, रीफ एज। तो इसका 3 तरह का देखा जाता है। जैसे कि रीफ फ्लैट क्या होता है, जो इनर रीफ होता है टुवर्ड द कोस्ट लाइन इज कॉल्ड रीफ फ्लैट। उसके बाद रीफ स्लोप होता है जिसको फोर रीफ भी बोला जाता है, जो कि द आउटर एज ऑफ द फ्रिंजिंग रीफ व्हिच इज टुवर्ड्स द ओपन ओशन इज कॉल्ड फोर रीफ और रीफ स्लोप। इसी तरह से रीफ क्रेस्ट क्या है, इसको रीफ एज भी बोला जाता है। एरिया ऑफ मैक्सिमम कोरल ग्रोथ, मैक्सिमम सनलाइट व्हिच एनहांस द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन आल्गी, इसीलिए वहां पर मैक्सिमम कोरल डेवलप होता है। कहाँ पर, रीफ क्रेस्ट में। अगर सेकेंड तरह का देखें तो बैरियर ऑफ रीफ। तो बैरियर ऑफ रीफ का कैसे स्ट्रक्चर है, देखिए जो बैरियर ऑफ रीफ अगर है तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा। एक मिनट, ये पर व्हाइट जगह पर मैं कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर ये देखें तो ये सी वाटर लेवल है। ठीक है, सी वाटर लेवल से इस तरह से ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो ये है ज़्यादातर ये है कौन सा, श्रिंकिंग आइसलैंड है, श्रिंकिंग आइसलैंड ये है, ठीक है, जो कि पानी, ये अगर सी वाटर लेवल हुआ, ये अगर जितना भी ये है, ये सी वाटर लेवल है, हाँ, एक ही जगह पर आप लोग इस तरह से, हाँ, यहाँ पर ऊपर से इस तरह से है, यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, ये है सी वाटर लेवल। तो अगर देखें तो ये है सिंकिंग वाटर लेवल, पानी के अंदर ये रह गया, जिसको कि आइसलैंड भी बोला जाता है, ठीक है, सिंकिंग आइसलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों इस तरह से आप देख पा रहे, ये दोनों को बोला जाता है क्या, लागून, या इसको बोला जाता है लागून, ठीक है। और बेसिकली ये जो जगह है इसको बैरियर रीफ बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, बैरियर रीफ बोला जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक्चुअली स्ट्रक्चर लेना ही भूल गई हूँ, नोट्स बनाने के चक्कर में स्ट्रक्चर लेना भूल गया। एक्चुअली स्ट्रक्चर यहाँ पर कर लेना चाहिए था, ठीक है, मैं भूल गई हूँ। अच्छा, बैरियर रीफ क्या है देखिए, इट इज सेम एज द फ्रिंजिंग रीफ बट आर लोकेटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शोर। जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ का बेसिकली वो एकदम, आप जैसे देखें ना, आइसलैंड से एकदम लग कर है, ठीक है, लेकिन अगर बैरियर रीफ देखें ये थोड़ा सा उससे डिस्टेंस में रहता है, ठीक है। तो लोकेटेड डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सी शोर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड बाय ए स्ट्रेच ऑफ वाटर विच इज नोन एज लागून। अभी लागून का जिससे इस तरह से स्ट्रक्चर आपने देखा ना, इस तरह से, फिर इस तरह से, तो ये दोनों क्या है, लागून, जहाँ पर पानी है ना, जैसे कि वो एक लग रहा है जैसे तालाब की जैसा लग रहा है वहाँ पर, उसको लागून बोला जाता है। तो ये लागून की वजह से ये एकदम सेपरेट होकर अलग सा रहते हैं, ठीक है। दस दिस काइंड ऑफ रीफ इज कॉल्ड बैरियर, इसीलिए उसको बैरियर बोला जाता है, क्योंकि दोनों तरफ बैरियर होता है ना, इधर भी आपने लागून देखा, इधर भी लागून देखा, दोनों तरफ लागून है, बीच में रीफ है, तो इसीलिए दोनों तरफ अगर लागून उसको सेपरेट कर रहा है, इसलिए उसको बैरियर ऑफ रीफ बोला जाता है, एनसर्कल रीफ बोला जाता है। उसके बाद अगर देखें एटल्स, एटल्स क्या है, एटल्स तो एकदम ईजी है, एटल्स एकदम ईजी है, कुछ इस तरह का, चारों तरफ इस तरह से एक सर्कल जैसा होगा, उसके बीच क्या होगा, उसके वो चारों तरफ इस तरह से एनसर्कल होकर रहता है, ठीक है। An atoll is a ring-like circular or horseshoe-shaped reef which is instead of an island partly or completely enclosed a central lagoon। बीच में लागून है, चारों तरफ उसको एनसर्कल करके है। तो एटल्स आर ऑल्सो नोन एज कोरल लागून आइसलैंड, कोरल और उसको लागून आइसलैंड भी बोला जाता है। तो इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद जोन्स ऑफ कोरल रीफ अगर देखें तो 3 मेजर जोन है, एक है फोर रीफ, रीफ क्रेस्ट और एक है बैक रीफ। तो फोर रीफ क्या है देखिए, फोर रीफ को रीफ स्लो भी बुलाते हैं। द आउटर एज ऑफ द फ्रिंजिंग रीफ व्हिच इज टुवर्ड्स द ओपन सी इज कॉल्ड द फोर रीफ, जो कि बेसिकली फ्रिंजिंग रीफ जो है मतलब ओपन सी की तरफ है, सी की तरफ वो ओपन है, इसको फोर रीफ और रीफ स्लोप बोला जाता है। दिस इज द एरिया ऑफ एक्टिव कोरल ग्रोथ, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोरल ग्रोथ होता है। इट एग्जिबिट मैक्सिमम कोरल डाइवर्सिटी, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिव अगर कोरल ग्रोथ होता है तो मैक्सिमम कोरल डाइवर्सिटी भी यहीं पर देखने को मिलेगा। उसके बाद रीफ क्रेस्ट अगर देखें और रीफ एज देखें तो हैंस ऑल्सो मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम कोरल ग्रोथ होता है। रीफ क्रेस्ट रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, जिसके वजह से उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोरल ग्रोथ होता है। व्हिच इज एनहांस द फोटोसिंथेसिस टू आल्गी, दस इट इंक्रीज मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ कोरल, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आल्गी फोटोसिंथेसिस पाता है, क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पर आता है, जिसके वजह से ये जो मेटाबॉलिक एफिशिएंसी है कोरल का उसको भी वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें रीफ फ्लैट और इनर रीफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक रीफ, इसको बैक रीफ भी बोला जाता है। इट इज मोर और लेस फ्लैट सरफेस एंड द ब्रॉडेस्ट आर इन विजिबल ड्यूरिंग लो टाइड
बट रिमेन सबमर्ज ड्यूरिंग हाई टाइड। जब अगर लो टाइड रहा, समंदर का अगर लो टाइड रहा उस वक्त तो ये दिखाई देता है, लेकिन अगर हाई टाइड रहा, ठीक है, समंदर का अगर हाई टाइड रहा तो उस वक्त ये सबमर्ज या तो फिर पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये दिखाई देता है। composed of sand, debris, mud, dead and living coral colonies and associated fauna, ये सब कुछ मिलके ये कंपोज बना है, कंपोजिशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी देखेगा इसका इम्पोर्टेंस, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो स्पेसीज डाइवर्सिटी, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको फोना के बारे में बोली, कितना सारा फोना है, क्रूस्टासियन से लेके क्राब से लेके कलर फिश से लेके जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन, बहुत सारे स्पेसीज आपको देखा मिले। तो यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। इनहिबिट अराउंड 25% मेराइन स्पेसीज जो कि इनहिबिट है अबाउट 1 मिलियन स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो लगभग 1 मिलियन के पास, लगभग उसी के पास जितना भी स्पेसीज है वो सब कुछ कोरल रीफ के पास मिलता है। अच्छा, ये इसका इम्पोर्टेंस है। स्पेसीज डाइवर्सिटी को जो मेंटेन करने के लिए कोरल रीफ का बहुत बड़ा योगदान है। सेकंड में देखें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एरोशन। बेसिकली फ्रिंजिंग रीफ जो कि क्या होता है, पानी के जो शोर सतह में लग कर रहता है ना, एकदम शोर के पास वो क्या होता है, लग कर रहता है, जिसके वजह से अगर सॉइल एरोशन हो, वो सॉइल एरोशन के लिए ये उसको चेक करता है, क्योंकि ये बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन में है ना, कोस्ट लाइन के बॉर्डर लाइन में रहता है फ्रिंजिंग रीफ। तो ये एक बहुत बड़ा उसका सॉइल एरोशन से ये प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सी वेव जितना भी आता है, अगर जितना बड़ा भी स्ट्रॉन्ग सी वेव हो, वो सारा आके यही रीफ में टकराते हैं और वापस चले जाते हैं, इसलिए सॉइल एरोशन नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तब उसके बाद और देखिए तो रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कोरल एक्ट एज ए नेचुरल रिसाइकलिंग एजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सी एंड एटमॉस्फेयर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकलिंग करने के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है। बीच फॉर्मेशन, यहाँ से बीच भी फॉर्मेशन होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखें तो रॉ कोरल से हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, या तो फिर प्रेशियस स्टोन बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट से। तो ये एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है। कुछ मेडिसिन भी बनता है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, ठीक है। अच्छा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर मेराइन फूड चेन। फूड चेन क्या है आपको पता है, यहाँ से ये खाना रिसीव किया, वहाँ से वो खाना रिसीव किया, वहाँ से वो खाना, तो दोनों सभी के अंदर जितने भी स्पेसीज है सभी के अंदर अगर एक फूड का ट्रांसफर होता है तो उसको फूड चेन बोला जाता है। तो मेराइन फूड चेन को बरकरार रखने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। स्टडी ऑफ क्लाइमेटिक इवेंट्स, जितने भी क्लाइमेटिक इवेंट्स है उसको भी स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। चेंज इन कोरल पैटर्न, अगर कोरल के पैटर्न में अगर चेंजेस हुआ तो साइंटिफिकली ये रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि किसी भी तरह से मेजर स्टॉर्म हुआ है क्या, या तो फिर ह्यूमन इम्पैक्ट कुछ होगा क्या, ये सब कुछ उसमें मेजर किया जाता है। अगर कोरल का जो पैटर्न है, पैटर्न में कुछ चेंजेस आ गया तो साइंटिस्ट जाके वो देखते हैं कि कुछ पैटर्न में चेंजेस हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर स्टॉर्म हुआ है, नेचुरल कुछ डिजास्टर हुआ है यहाँ पर। तो इसी तरह से क्लाइमेटिक इवेंट्स को स्टडी करने के लिए भी कोरल रीफ का एक बहुत बड़ा योगदान है। फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा ये एक योगदान की जैसा है, क्योंकि हमें पता है कि कोरल रीफ में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखा जाता है, फिश का मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखा जाता है। तो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये एक बहुत बड़ा वरदान है, तो वो लोग वहाँ पर जाकर फिशिंग भी करते हैं। टूरिज्म, अगर कोई टूरिस्ट गया तो वो सबमर्ज करके वहाँ पर मतलब जाते हैं, डाइव करते हैं, डाइव करके वहाँ पर कोरल को देखते हैं जी। वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसीज डाइवर्सिटी वहाँ पर है, तो टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर होता है। तो ये एक इकोनॉमिक मतलब बेनिफिशियल हमारे लिए है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू आता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म हुआ तो टूरिस्ट अगर गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंस है कोरल रीफ का।
अच्छा, उसके बाद अगर देखें कुछ थ्योरी है रीप फॉर्मेशन के लिए, कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डार्विन दाना थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस। अगर देखें 1842 में स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ, चार्ल्स डार्विन सेट आउट हिज थ्योरी। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन 1842 में एक थ्योरी प्रपोज किए। स्टार्ट विथ ए फ्रिंजिंग रीफ फॉर्मिंग अराउंड एन एक्सटिंक्ट वोल्केनिक आइसलैंड। तो उनका थ्योरी के अनुसार जब फ्रिंजिंग रीफ का जो डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, जो वोल्केनिक आइसलैंड से, एक्सटिंक्ट वोल्केनिक आइसलैंड से ये बिगिन हुआ। ओवर मिलियन ऑफ ईयर द वोल्केनिक आइसलैंड ग्रेजुअली sank इन टू वाटर, सी के अंदर चला गया। द कोरल ग्रो अपवर्ड, हाउएवर द रीफ कुड नॉट कीप पेस with a rising sea level and remain drawn। तो वहाँ से वो लोग धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर अगर देखें तो धीरे धीरे एक जगह पर जमा हो के वहाँ से वो लोग क्या हुए, ग्रो करना शुरू कर दिए। लेकिन सी लेवल क्योंकि ज़्यादा है तो ये लोग सबमर्ज के कंडीशन में रहे। ठीक है। ग्रेजुअली ए वाइडर एंड डीपर स्ट्रेच ऑफ वाटर कॉल्ड लागून डेवलप बिटवीन रीफ एंड आइसलैंड और volcano। As the subsidence continue, the fringing reef becomes a barrier reef and then atoll। fringing reef बना, उसके बाद लागून बनना शुरू हुआ, तो बैरियर रीफ बना, और सबसे लास्ट में एटल्स बनना शुरू हुआ। ठीक है। दिस थ्योरी वाज लेटर डिफेंडेड, अडॉप्टेड एंड स्ट्रेंथेन्ड बाय प्रोफेसर जेम्स डी दाना। तो दाना के द्वारा इसको एडॉप्टेड किया गया। एन अमेरिकन नेचुरलिस्ट है, वो एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट है। सो दैट दिस थ्योरी इज कॉल्ड, क्योंकि डार्विन इसको प्रपोज किए थे और दाना इसको अडॉप्ट किए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में स्टडी किए, तो इसीलिए इस थ्योरी को डार्विन दाना थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस से बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड तरह का अगर थ्योरी देखें तो डाली ग्लाशियल कंट्रोल थ्योरी, जिसको कि प्रपोज किए थे Daly, an American geologist. Daly assumed that during the last glacial period, the widely extending polar ice cap were formed. This lowered the sea level by at least 150 feet and exposed several platform and sand and mud deposition। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ, सी लेवल डाउन हो गया, और अगर नीचे बैठा हुआ जो सैंड है या फिर मॉड डिपोजिशन जो प्लेटफॉर्म है वो ऊपर आया और वहाँ वो दिखाई दिया। ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ द आइसलैंड द ग्रोथ ऑफ कोरल इज इनहिबिटेड। टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो जैसे कि ओवर 10 डिग्री सेल्सियस बिकम सुइटेबल फॉर कोरल ग्रोथ। तो अगर लो टेम्परेचर हुआ तो कोरल वहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो पाया, लेकिन जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ टेम्परेचर तो कोरल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है। आज ए रिजल्ट कोरल ग्रू ऑन द seaward edge and of this terrace and platform to form barrier reef and atolls। ये उनका थ्योरी था। उसके बाद है वोल्केनिक क्रिएटर थ्योरी proposed by Samuel Stotchbody in 1832 during his exploration in Pacific में जब वो गए थे वहाँ पर वो कुछ एक्सप्लोर किए। He observed that the lagoon, island and atolls rose abruptly from the sea। He concluded that atolls are formed from कहाँ से फॉर्म हुए हैं, द समिट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वही एक ही बात है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो से एटल्स का बना हुआ है। उसके बाद सुपर मोरे सॉल्यूशन थ्योरी प्रपोज बाय कार्ल स्टोम्फर एंड सर जॉन मोरे इन 1863। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आफ्टर डेथ ऑफ एनिमल्स लाइक एकाइनोडर, मॉल्यूस्क, क्रूस्टासियन, कोरल, इन लोगों का डेथ होने के बाद द स्केलेटन ऑफ दीज एनिमल्स एक्यूमुलेट ऑन द फ्लोर आज ए मोल्ड एंड लाइमस्टोन। वहाँ पर वो लोग बहुत दिन लेके वहाँ पर क्या होता है, एक फसिल की तरह रह जाते हैं। वहाँ से क्या होता है, उन लोगों का कोरल का ग्रोथ होता है। अगर ये जो एनिमल्स है जो भी
आपका एकानोडर्म, मोलस्का, क्रूस्टासियन जो भी है, वो लोग मरने के बाद उसका जो स्केलेटन है वहाँ पर रह गया, हार्ड कवरिंग बना, एक हार्ड सब्सटेंस जैसा बन गया, वहाँ से कोरल का ग्रोथ हुआ। अच्छा, ये तो कोरल का ग्रोथ के बारे में कुछ थ्योरी देखें। उसके बाद क्या थ्रेट है कोरल का, क्या डेंजर है कोरल के लिए, कुछ डेंजर है क्या? ऑब्वियसली है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा अभी पूरा मतलब क्या होता है मैंने, अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड ये एक थ्रेटन है, तो कोरल रीफ के लिए भी ये एक थ्रेटन है, ठीक है। डिफेंस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक स्टॉर्म दे कैन बी डैमेज। तो नेचुरल डिजास्टर अगर आया, जैसे कि स्टॉर्म हो, कुछ किसी भी तरह से नेचुरल क्लाइमेट, तो उसके अगेंस्ट में ये डिफेंस करता है और इसका डैमेज हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन कैसा होता है, देखिए ये क्यों एक इम्पोर्टेंट थ्रेट है। अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो ऑब्वियसली सॉइल एरोशन स्टार्ट होगा। अगर सॉइल एरोशन होता है तो ज़्यादातर जाके सी वाटर में क्या होता है, डिपॉजिट होता है, सैंड हो या फिर मड हो। हाँ, तो ये जाके क्या होता है, अगर सी में जाके, अगर ओशन में जाके डिपॉजिट हुआ तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये कोरल रीफ के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। ओवर फिशिंग भी कोरल रीफ के लिए हार्मफुल है, पोल्यूशन भी कोरल रीफ के लिए हार्मफुल है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म हुआ, ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियली है, लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर जो टूरिस्ट गया तो वो शायद कुछ कोरल रीफ के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, तो जो कोरल के लिए भी एक थ्रेट की बात है। तो इसी तरह से कुछ थ्रेटन भी है। उसके बाद मेराइन ट्रेड। अगर मेराइन ट्रेड का मतलब क्या है, अगर वहाँ से जैसे कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल के लिए हम लोग जाके वहाँ पर कुछ हार्वेस्टिंग करेंगे या फिर कुछ चीज़ लाएंगे इकोनॉमिकली बेनिफिट के लिए, तो वो भी एक कोरल रीफ के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये हुआ कोरल रीफ के बारे में डिटेल आपको बोली। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।